अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यावर्ती धारा की विशेषताएं। ठीक है, लास्ट वीडियो हमने आपको बोला था कि प्रत्यावर्ती धारा की विशेषता नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रत्यावर्ती धारा की विशेषताएं, और इसमें आते हैं 2 पॉइंट हैं, गुण और दोष। तो सबसे पहले हम एसी जो धारा है उसके गुणों की बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एसी धारा। एसी धारा को ट्रांसफार्मर द्वारा बदला जा सकता है, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एसी धारा के लिए ही ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, डीसी धारा के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती हैं। क्योंकि इस टॉपिक को हम आगे पढ़ाएंगे, तो ट्रांसफार्मर में हमेशा एसी धारा का ही उपयोग होता है, डीसी धारा का नहीं। तो एसी धारा को ट्रांसफार्मर द्वारा बदला जा सकता है उच्च एसी वोल्टता तथा निम्न धारा पर एवं कम शक्ति हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। ठीक है ना। तो मैंने यहां पर लिखा एसी धारा को ट्रांसफार्मर द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है, अब कैसे? उच्च एसी हाई वोल्टेज हो एसी का, तथा निम्न धारा पर एवं कम शक्ति हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। किसके द्वारा भेजा जा सकता है? ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो उच्चाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, वो जो नेक्स्ट आपको बताएंगे। ठीक है। नंबर 2, इसका एक और लाभ है कि हम एसी धारा को डीसी धारा में आसानी से बदल सकते हैं। तो उसके लिए हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। रेक्टिफिकेशन का मतलब है दिष्टकरण किया जाता है उसको। तो जो चैप्टर नंबर आपका 16 है, वो 16 चैप्टर में है जो दिष्टकारी टॉपिक है एक, तो वहां पर उसको पढ़ाया जाएगा। तो यहां से हम लिखते हैं एसी धारा को दिष्टकारी की सहायता से डीसी धारा में बदला जा सकता है। ठीक है ना। तो किसके द्वारा बदला जाता है? दिष्टकारी के द्वारा। ये मतलब जो रेक्टिफिकेशन करते हैं इसका, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए हमेशा दिष्टकारी का उपयोग किया जाता है। अब हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें, तो पॉइंट नंबर 3 में जो अगर हम जनरेटरों की बात करें, विद्युत मोटर की बात करें, तो एसी जनरेटर और एसी जो मोटर है वो प्रचालन के लिए और मतलब जो उसके सुदृढ़ के लिए और मतलब मजबूती के लिए और प्रचालन के लिए हमेशा डीसी मोटर और डीसी जनरेटर से अधिक सुविधाजनक होते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एसी जनरेटर एवं मोटर, डीसी जनरेटर एवं मोटर से प्रचालन में एवं दृढ़ता में अधिक सुविधाजनक होते हैं। ठीक है, ये 3 इसके मेन पॉइंट्स हैं, गुण हैं, जो मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। एसी धारा को ट्रांसफार्मर द्वारा बदला जा सकता है उच्च एसी वोल्टता तथा निम्न धारा पर। तो हाई वोल्टेज होगा और धारा कैसी होगी? लो पर, और कम शक्ति हानि पर, मतलब जो है पावर हानि क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो हम एक स्थान से उसको दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 की बात करें, ये चैप्टर नंबर
16 में एक पॉइंट है दिष्टकरण, तो वहां पर हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर है, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी है चैप्टर नंबर 16 में, वहां पर इसका यूज होगा। तो एसी धारा को दिष्टकारी, ये शब्द लिखा है हमने दिष्टकारी की सहायता से डीसी धारा में बदला जा सकता है। एसी धारा को डीसी धारा में, एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में किसके द्वारा बदला जा सकता है? दिष्टकारी के द्वारा बदला जा सकता है। नंबर 3 बात करें, एसी जनरेटर एवं मोटर डीसी जनरेटर एवं मोटर से प्रचालन में एवं दृढ़ता में अधिक सुविधाजनक होते हैं। तो ये एसी जनरेटर और मोटर वो डीसी जनरेटर और मोटर से प्रचालन के लिए, मतलब वर्किंग के लिए और दृढ़ता के लिए अधिक सुविधाजनक माने जाते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका, ठीक है ना। अब हम इनकी हानि की बात करते हैं, ठीक है, दोष की बात करते हैं कि दोष क्या है इसके। तो दोष में मैं पहला दोष आपको बताता हूं यहां से। तो दोष देखिए क्या होगा कि आपने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा कि वोल्टेज के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था। तो वोल्टेज के लिए जो फॉर्मूला निकाला था वो ये था, दोष यहां से लिखते हैं। दोष नंबर 1, दोष नंबर 1 ये होता है कि यहां से VRMS बराबर VM अपॉन √2, ये मैंने क्या लिखा था, ये फॉर्मूला निकाला था, डेरिवेशन किया था, वर्ग माध्य मूल मान निकाला था प्रत्यावर्ती धारा का और वोल्टेज का। तो धारा का निकाल के वोल्टेज को भी कह दिया था कि इसी तरीके से हो जाएगा। तो यहां से VM बराबर क्या होगा, √2 इंटू क्या होगा, VRMS, ठीक है, ये बनता है VM। ये धारा का शिखर मान कहलाता है, किसका? एसी धारा का ये शिखर मान कहलाता है। तो VM बराबर √2 इंटू VRMS। तो VRMS जो वैल्यू यहाँ देख रहे हैं आप, वर्ग माध्य मूल मान, वो कितने गुना ज्यादा है? √2 गुना ज्यादा है। किसकी तुलना में? किसकी तुलना में ज्यादा है? डीसी धारा की तुलना में और डीसी वोल्टेज की तुलना में। अगर धारा में लेंगे तो V की जगह पर I लगा दीजिए, अगर वोल्टेज में लेंगे तो वोल्टेज ये लिखा हुआ है। तो ध्यान रखें कि वर्ग माध्य मूल मान, ये वर्ग माध्य मूल मान बराबर VM अपॉन √2 होता है, या VM शिखर मान निकालें तो शिखर मान वर्ग माध्य मूल मान का कितने गुना ज्यादा होता है? √2 गुना ज्यादा होता है। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता, डीसी में केवल VM ही लिया जाता है, वोल्टेज ही होता है उसका। तो वहां पर ये जो √2 गुना ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। एसी धारा डीसी धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। तो हम कह सकते हैं अतः एसी धारा या वोल्टता, ठीक है ना, डीसी धारा या वोल्टता की तुलना में अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि एसी वोल्टेज, एसी वोल्टता का शिखर मान उसके VRMS वर्ग माध्य मूल मान, यहां लिख देता हूं ये वर्ग माध्य मूल मान का कितने गुना ज्यादा है? √2 गुना, √2 गुना अधिक होता है, ठीक है। तो देखिए VRMS बराबर VM अपॉन √2, VM शिखर मान निकालें, शिखर मान कितना होगा इसका? √2 इंटू VRMS। तो VRMS के कितना गुना हो गया? √2 गुना हो गया। तो हमने लिखा आता है एसी धारा या वोल्टता डीसी धारा या वोल्टता की तुलना में अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि एसी वोल्टता का शिखर मान उसके VRMS वर्ग माध्य मूल मान का √2 गुना अधिक होता है, √2 गुना अधिक हो गया है, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? त्वचिक प्रभाव, एसी धारा का त्वचिक प्रभाव, स्किन इफेक्ट। तो यहां लिखते हैं एसी धारा का त्वचिक प्रभाव। ये त्वचिक प्रभाव क्या होता है? देखिए जैसे हमारा हाथ है, तो हाथ के ऊपर क्या है? ऊपर इस तरीके से क्या है? ये स्किन है, ठीक है ना, खाल है ये स्किन, और इसके अंदर बीच में क्या है? हड्डियां, ठीक है ना, ये हड्डियां होती हैं। तो हमेशा जो धारा एसी धारा होती है वो हमेशा
बीच मध्य भाग से होकर प्रवाहित नहीं होती। किसी भी तार में अगर धारा का प्रवाह देखें, धारा के फ्लो होने की वैल्यू देखें, तो वो हमेशा क्या होती है, बीच में से होकर धारा कभी प्रवाहित नहीं होती, वो हमेशा त्वचा पर होकर चलती है। जैसे त्वचा है ऊपर ऊपर और बीच में हड्डियां हैं, तो हड्डियों की जगह पर होकर के धारा कभी प्रवाहित नहीं होगी और वो केवल ऊपर होकर के प्रवाहित होती है, तो इसलिए उसको धारा, एसी धारा का त्वचिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। एसी धारा का त्वचिक प्रभाव, स्किन इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए, उच्च आवृत्ति की एसी धारा किसी तार के, मैंने कहा था, संपूर्ण अनुप्रस्थ परिच्छेद में से समान रूप से वितरित होते हुए प्रवाहित नहीं होती है। मैंने ये कहा था कि उसके क्षेत्रफल से होकर के प्रवाहित नहीं होती है, संपूर्ण जो क्षेत्रफल है उससे प्रवाहित नहीं होती। वो कहाँ से प्रवाहित होती है, ऊपर से प्रवाहित होती है, उसके पृष्ठों से होकर प्रवाहित होती है। तो आगे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ लिखें, ये विशेषताएं हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, बल के तार के पृष्ठों से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, पृष्ठों से होकर प्रवाहित होती है। तो मैंने कहा था कि जहां हमारी जो खाल होती है उस पर से होकर धारा चलती है, उसी भाग से होकर के, उसके बीच से भाग से होकर नहीं चलती, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर के नहीं गुजरती है, वो उसके पृष्ठों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसलिए जहां मोटे तारों की आवश्यकता होती है, जहां मोटे तारों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, वहां पतले तारों को, पतले तारों को एक दूसरे के ऊपर लपेटकर, एक दूसरे के ऊपर लपेटकर मोटा तार बनाया जाता है, मोटा तार बनाया जाता है। ठीक है, मैंने यहां लिखा है जहां मोटे तार की आवश्यकता होती है ना, आपने देखा होगा जो दो पोल होते हैं, मार्केट में पोल देखे होंगे जहां से बिजली गुजरती है, तो वहां से क्या है कि जो दो खंभों के बीच में मोटे तार लगे होते हैं, उन पर क्या है, पतले पतले तार लपेट दिए जाते हैं। तो पतले पतले तार लपेट करके मोटे तार बनाए जाते हैं। ठीक है ना, मोटे तार बनाए जाते हैं, वहां से पतले तारों को एक दूसरे के ऊपर लपेट कर मोटा तार बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक बार रिपीट कर देता हूँ, एसी धारा का त्वचिक प्रभाव, उच्च आवृत्ति की एसी धारा किसी तार के संपूर्ण अनुप्रस्थ परिच्छेद से समान रूप से वितरित होते हुए प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि तार के पृष्ठों से होकर प्रवाहित होती है। इसलिए जहां मोटे तारों की आवश्यकता होती है, वहां पतले तारों को एक दूसरे के ऊपर लपेटकर मोटा तार बनाया जाता है। ठीक है, तो ये त्वचिक प्रभाव हो गया इसका, एसी धारा का। ठीक है ना। अब तीसरे पॉइंट को यहाँ पर लेंगे। तीसरा इसका दोष है, एसी धारा, एसी धारा का सीधा उपयोग विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिया में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एसी धारा का सीधा उपयोग कहां नहीं कर सकते, विद्युत अपघटन क्रिया में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्रिया में नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक बनाने में भी नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ये इसका दोष है। ठीक है ना।
एसी धारा का सीधा उपयोग विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिया में नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में भी नहीं किया जा सकता है। तो इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत अपघटन की क्रिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग में नहीं कर सकते एसी धारा का उपयोग, और विद्युत चुंबक बनाने में भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ये इसका तीसरा दोष है, ठीक है ना। तो मैंने आपको एसी धारा की विशेषताएं जिसमें के 3 गुण बताए उसके, और 3 मैंने दोष बता दिए। तो ये आपको याद रखने, ठीक है ना। मैंने समझा भी दिए, और अगर कोई डाउट आए तो पूछ भी सकते हैं आप बाद में, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ से चलते हैं आगे। अब हम न्यूमेरिकल्स जो कल वो पिछले वीडियो में हम करा रहे थे, न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम्पल्स थे, तो 2 एग्जाम्पल हमने आपको करवा दिए। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10.3, ये एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है ना। तो इसको हम पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। एसी वोल्टता का मान V बराबर 400 साइन 100 पाई टी है, तो इस वोल्टता की आवृत्ति ज्ञात करो। ये एग्जाम्पल नंबर 10.2 उससे मिलता जुलता है। देखेंगे आप जो लास्ट वीडियो में हमने करवाया था एग्जाम्पल, तो वो बिल्कुल सेम एग्जाम्पल जो वैल्यू आ रही थी उसकी, एसी धारा का तात्क्षणिक वोल्टता का जो मान आ रहा था समीकरण का, तात्क्षणिक वोल्टता का समीकरण जो आ रहा था वो ये आ रहा था V बराबर 400 साइन 100 पाई टी, ये आ रहा था। तो ये समीकरण दे रखा है। अब वहां से क्या है, इसको समीकरण को दे दिया, आवृत्ति पूछिए, क्वेश्चन वही है, ठीक है ना। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। अगर ये इसकी जगह में संख्या भी चेंज आ सकती है, तो आपको करना क्या है, तो मैं करके सॉल्व यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। तो देखिए सॉल्व यहाँ से करते हैं इसको। एसी वोल्टता का समीकरण दे रखा है। V बराबर कितना दे रखा है, 400 साइन 100 पाई टी, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको आप हमेशा कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। इसकी तुलना करने पर, तुलना किससे करेंगे, V बराबर Vm और साइन ओमेगा टी, इससे तुलना करेंगे इसकी, ठीक है ना। V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, ये पीछे इक्वेशन हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखें Vm की जगह पर क्या रखा हुआ है, 400। तो वोल्टता का शिखर मान क्या हो जाएगा, यहाँ से वोल्टता का शिखर मान Vm बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 400 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो गया, 400 वोल्ट। ओमेगा की जगह पर कितना रखा हुआ है, 100 पाई, ठीक है। अगर यहाँ से शिखर मान तो ये हो गया, अगर BRMS मान निकालें तो BRMS बराबर Bm अपॉन कितना होगा, √2, ठीक है ना। क्वेश्चन 10.2 जो एग्जांपल है उसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ से देखिए 400 बटे √2, यहाँ से इसको काटिए तो कितना हो गया, 200 √2, इतना वोल्ट आ रहा है। देखिए यही उस एग्जांपल में दिया था वैल्यू, ठीक है, BRMS की। तो Bm निकाला था हमने, फिर ओमेगा निकाला था। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन को घुमा के दिया है बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ से देखिए ओमेगा बराबर क्या होगा, 100 पाई। ओमेगा को क्या कह सकते हैं, 2 पाई एफ कहते हैं। और यहाँ से क्या होगा, 100 पाई। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल, और 2 से इससे 50 बार कैंसिल, तो एफ बराबर कितना आ गया, 50 हर्ट्ज। आवृत्ति कितनी होगी, 50 हर्ट्ज होगी। ये आंसर हमें निकालना था, ये हमने एक्स्ट्रा में निकाल दिया, हालांकि ये आंसर पूछा गया है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 50 साइकिल पर सेकंड कह सकते हैं, या 50 हर्ट्ज कह सकते हैं। तो इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज आती है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। एसी वोल्टता का समीकरण दिया था V बराबर 400 साइन 100 पाई टी, और इसकी तुलना हमने की V बराबर Bm साइन ओमेगा टी से। तो Bm जो वोल्टता का शिखर मान है, Bm बराबर कितना हो गया, 400 वोल्ट। ओमेगा की जगह पर कितना हो गया, 100, या लिख लिया। और BRMS निकाला तो Bm अपॉन √2, 400 बटे √2 काट दो तो 200 √2 वोल्ट हो गया। ओमेगा बराबर 100 पाई, तो 2 पाई एफ बराबर 100 पाई हो गया। तो इसको काट दीजिए तो 50 बार कट जाएगा, तो एफ बराबर कितना आ गया, 50 हर्ट्ज। ये इसका आंसर होगा जो कि पूछा गया है, ठीक है ना। ये एग्जांपल नंबर है 10.4, ठीक है। ये इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान 5 एम्पियर है, फुल स्टॉप। यदि परिपथ में नंबर 1 प्रत्यावर्ती धारा एमीटर
नंबर 2 दिष्ट धारा एमीटर जोड़ें तो उनके पाठ्यांक क्या होंगे। कहने का मतलब है कि एसी धारा का जो शिखर मान है, जो पीक वैल्यू है वो 5 एम्पियर दे रखी है। यदि परिपथ में एसी धारा एमीटर जोड़ दिया है तो पाठ्यांक क्या होगा, और डीसी धारा एमीटर जोड़ दिया है तो पाठ्यांक क्या होगा। तो एसी धारा के लिए और डीसी धारा के लिए, दोनों के लिए हमें बताना है कि इनके पाठ्यांक क्या होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ से जो वैल्यू दी गई है उसको लिखेंगे और फिर प्रत्यावर्ती धारा एमीटर यहाँ पर जोड़ के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, प्रश्न से एसी धारा परिपथ में धारा का शिखर मान आई एम या आई नोट होता है, वो कितना दे रखा है, 5 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, और यदि परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा एमीटर जोड़ दिया जाए तो उसका मान पूछा है, तो उसका मान क्या होना चाहिए, यहां से निकालेंगे। हमें यहां से IRMS इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, IRMS वर्ग माध्य मूल मान निकालना धारा का। तो यहाँ से सूत्र देखिए, सूत्र आप जानते ही हैं, IRMS बराबर IM/√2 ये होता है। तो यहाँ से IRMS बराबर IM का मतलब 5 एम्पियर बटे √2। ठीक है, तो 5 एम्पियर 1.414 ये यहाँ से इसकी वैल्यू होती है। अगर √2 की वैल्यू ये है, ध्यान रखें, लिख देता हूँ मैं, चूंकि √2 बराबर 1.414, √3 की भी लिख देता हूँ 1.732, ये √3 की वैल्यू होती है। इसको आप यहाँ से 5 से डिवाइड कर दो इतने का, तो IRMS बराबर 3.535, इतने बार ये कट जाएगा, इतने बार ये कैंसल आउट होगा। तो IRMS बराबर 3.535 एम्पियर, ये इसका धारा का वर्ग माध्य मूल मान होगा। ठीक है, तो IM बराबर कितना दे रखा है, धारा का शिखर मान 5 एम्पियर, IRMS वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। तो सूत्र से IRMS बराबर IM/√2 हो गया। तो IRMS बराबर 5A/√2, तो 5A/√2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, ये होती है √3 की वैल्यू 1.732। 1.414 से डिवाइड करें कितने, 5 में, तो IRMS बराबर 3.535 एम्पियर, इतना ये आएगा। ये फर्स्ट आंसर हो गया। यदि हम एसी धारा एमीटर को परिपथ के अंदर जोड़ दें तो उसमें जो वर्ग माध्य मूल मान जो आएगा धारा का, वो कितना आएगा, 3.535 एम्पियर, इतना 3.535 एम्पियर इसको मेजरमेंट करेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे की। अब हमने डीसी धारा एमीटर जोड़ दिया जाए तो पाठ्यांक क्या होंगे। दूसरे की बात करें यहाँ से, तो ये देखिए सेकंड पार्ट, देखिए नंबर 2, डीसी धारा एमीटर हमेशा धारा के औसत मान को मापने का कार्य करता है। ठीक है, चूंकि डीसी धारा का I एवरेज यहाँ लगा दीजिए, और डीसी बराबर क्या होता है, 0। एसी धारा का औसत मान क्या होता है, 0। अतः IRMS किसके लिए, डीसी के लिए, बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसके लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मैंने लिखा डीसी धारा एमीटर हमेशा धारा के औसत मान को मापने का कार्य करता है। चूंकि डीसी धारा का IRMS IDC बार औसत मान क्या होता है, 0, अतः IRMS बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये डीसी के लिए होता है। और पहले ही मैंने कहा था कि इसमें चक्र नहीं होते डीसी धारा में। ठीक है, तो डीसी धारा की जो आवृत्ति है वो कितनी होती है,
जीरो होती है। ठीक है, जब चक्री नहीं बनेंगे तो इसमें मेजरमेंट डीसी धारा का ये नहीं होगा, तो वर्ग माध्यम मान इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।